दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सक्सेना जी। इनके कई परिचय हैं। पैडमैन के नाम से इनको लोग जानते हैं। इसके साथ ही साथ स्नेहधरा जो ओल्ड एज होम है जानकीपुरम लखनऊ में, उसको ये चलाते हैं। पिछले 5 साल पूरे हो रहे हैं लगभग। और इन 5 सालों का क्या अनुभव रहा, ओल्ड एज की क्या आने वाले समाज को ज़रूरत है, किस तरीके से ओल्ड एज को आपने मैनेज किया और कैसे इसको सरवाइव कराया जा सकता है समाज के लोग मिलके, सरकार मिलके, क्योंकि ओल्ड एज अब आने वाले दिनों में एक समाज की ज़रूरत है। धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं जिनकी वजह से अब सरकार को और समाज को एक साथ मिलके ओल्ड एज होम की एक जो परिकल्पना है उसको कोई एक अच्छा रूप देना पड़ेगा, जहाँ पे कि वो लोग भी रह सकें जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो लोग भी रह सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो स्वागत है अमित जी का। सबसे पहले 4 साल का अनुभव जो रहा 5 साल का, कैसा रहा और कब आपने स्नेहधरा शुरू किया था? इसको हम लोग ने 10 सितंबर 2016 को इसकी हम लोग की ओपनिंग हुई थी। और उस प्रकार से हम लोग देखा तो इसको 5 साल 4 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। अच्छा। और अनुभव बहुत ही अच्छे रहे हैं। हर प्रकार के अनुभव हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, बुरे अनुभव भी हैं और एक परिवार की तरह हैं। तो जैसा परिवार में अनुभव होते हैं सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। क्या सोचा कब था कि हमें ओल्ड एज होम खोलना है? लकी कभी सोचा ही नहीं था कि ओल्ड एज होम खोलना है। अच्छा। कभी ऐसा दिमाग में नहीं था। लेकिन जैसा कि लोग पुराने लोग परिचित हैं कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम्स करते हैं तो हम लोग का एक सोच रहती है कि कुछ उसको एक सीरीज़ की तरह किया जाए। सिंगल डे प्रोग्राम की जगह पे उसको चाहे 2 दिन का हो या 5 दिन का हो, एक सीरीज़ बना दी जाए। तो 2016 में मदर्स डे के मई में हम लोगों ने उसको मदर्स डे ना बना के हम लोगों ने उसको मदर्स वीक बनाया। 7 दिन के कार्यक्रम किए और उन 7 दिन में हम लोग के 3 प्रोग्राम्स ओल्ड एज होम्स में भी थे। अच्छा। तब पहली बार किसी ओल्ड एज होम में हम लोग का खुद का जाना हुआ। और जब वहाँ गए तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो एकदम से मन द्रवित हुआ। और हमसे ज़्यादा तो अर्चना का हुआ कि कुछ ऐसी कमियां तुरंत दिखाई दे गई, 1-1.5-2 घंटे में ही दिखाई दी कि नहीं ये तो बहुत बड़ी यहाँ पर कमी है। और बस वही 7 दिन जो थे बिल्कुल एक टर्निंग थे कि नहीं अब एक ओल्ड एज होम खोलना है जिसमें कि हम लोग उन कमियों को दूर कर पाएं। और बस मई की बात थी, 3 महीने लगे, सितंबर में हम लोगों ने उसकी ओपनिंग कर ली। अच्छा। तो ये पहले किराए पे आपने शुरू किया? हाँ, ये बिल्कुल किराए पे शुरू किया। और कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनको मतलब कि शायद बताएं तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ कि सितंबर में ओपनिंग करनी थी। कुछ ऐसी इकोनॉमिकल उस वक्त कारण थे कि हम लोगों के पास पैसा नहीं था और बिल्कुल एक जुनून था कि नहीं स्टार्ट करना है। और जब आपको मालूम है कि किराया होता है तो उसमें 1 महीने का एडवांस भी जाता है। और मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि शायद अभी तक लोगों के सामने आई नहीं है। किराया देना था, प्रेशर इतना था मकान मालिक का कि नहीं फिर हम किसी और को दे देंगे, जो नहीं होता है मकान मालिक का कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो अर्चना ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर रुपया लिया गया ब्याज पे और उसका पहले महीने का और उसका एडवांस का किराया जमा किया गया कि चलो ठीक है 1-2 महीने बाद जब होगा तो ज्वेलरी तो छुड़ा लेंगे, लेकिन इसको डिले नहीं करेंगे पैसे के इंतजार में। अच्छा। और उस प्रकार से इसकी ओपनिंग की गई सितंबर 2016 में। फिर क्या क्या चुनौतियां आती रहीं और कैसे आपने उनको मुकाबला किया? देखिए, चुनौती जो एक सबसे बड़ी आती है वो होता है कि जब आप कोई इस प्रकार से चीज़ खोलते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि एक दिन का कोई कार्यक्रम करना है, आपने कहीं से व्यवस्था बनानी कर ली, आपको कहीं सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने कर दिया। लेकिन जब आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं रखने की, तो फिर आपको वहाँ का खाना पीना, उनकी बीमारी, वहाँ का किराया, जो आप केयर टेकर रखेंगे, सारी चीज़ों का आपके पास एक बजट होना चाहिए। हम लोगों ने खोल लिया लेकिन कोई बजट नहीं था। लेकिन वही है कि ईश्वर शायद साथ देता है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया में डोनर्स नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल हम लोग झूठ बोलते हैं। डोनर्स की इंडिया में कोई कमी नहीं है। यदि आपका काम अच्छा है, काम जेन्युइन है, लोगों को दिख रहा है, तो डोनर्स खूब सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट हम लोग उसको 5 साल 4 महीने चला लाए। और यही हुआ कि लोग आते थे, लोगों ने देखा, लोगों ने चीज़ों को समझा। और जिस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने खोला था कि नहीं जो कमी दूर करनी थी, वो सबसे बड़ी कमी थी अकेलापन। कि जो हम लोगों ने जो ओल्ड एज होम्स विजिट किए वहाँ पर लोग रह जरूर रहे थे, लेकिन उनके साथ वही था कि उनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं था। जब हम लोग उनके साथ बैठे तो उनको लग रहा था कि नहीं थोड़ी देर और बैठ लो, हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है।
तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ खोला गया था। तो अर्चना ने पूरा उसको मैनेज किया, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने, जैसा था कि नहीं जॉब करेंगी, सब चीज़ों का नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस इन्हीं की देखभाल ही करेंगे। पूरा उनका साथ टाइम देना, उनकी बातों को सुनना, यही एक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने खोला कि उनका जो अकेलापन है वो दूर किया जाए। और चुनौती बस फाइनेंशियल वाली ही रहती है, लेकिन धीरे 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 करके वो चीज़ें भी फिर पूरी होती चली जाती हैं, यदि आपका काम जेन्युइन है, लोगों को दिखाई दे रहा है तो। बुढ़ापे में दो चुनौतियां होती हैं, एक अकेलापन और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट, जी, कि कोई देखभाल करने वाला हो। तो वो दोनों चीज़ें आपके यहाँ उनको मिल रही हैं। दोनों चीज़ें उनको मिल जाती हैं, क्योंकि हम लोग इस धारणा को तोड़ने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। जब हम लोगों ने खोला तो लोगों को था कि, या जनरली एक बोलचाल की भाषा में शब्द आता है कि ओल्ड एज होम, अरे वो तो हम लोग की भारतीय संस्कृति में कभी रहे नहीं है, और ऐसा एक दिन आना चाहिए कि ओल्ड एज होम सारे बंद हो जाएं और सारे बच्चों वाले वो बंद हो जाएं, सबको रखा जाए। कहना आसान है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो हालात नहीं है, समाज बदल रहा है। देखिए, जो ये कहता है कि हमारी संस्कृति में नहीं थे ओल्ड एज होम्स, तो उसके लिए बहुत ही एक आसान सा जवाब है, हमारी संस्कृति में न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं थी, एकल परिवार नहीं थे, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जब हम संयुक्त परिवार से टूट के आ गए हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, तो ये समस्या, चुनौती आनी है। पहले घर में पता ही नहीं चलता था कि कौन किसका बच्चा है, चाचा ताऊ के बच्चे, और बच्चों की संख्या भी ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तब हर घर में आपको 3-4 बच्चे मिलते थे एक उसके, और अगर चाचा ताऊ रह रहे हैं तो 10-12-15 बच्चे घर में होते थे। 5-6 भी यदि नौकरी के लिए चले गए तो कुछ ना कुछ खेती बाड़ी देख रहे होते थे, कुछ उतने ही गाँव में नौकरी कुछ देख रहे होते थे। मीन्स घर में बच्चे इतने होते थे और आपस में देखरेख हो जाया करती थी, तब ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं थी। अब न्यूक्लियर फैमिली, हाँ, 2 बच्चों से अब 1 बच्चे तक सीमित हो गए। उसको भी पढ़ा लिखा के अच्छी से अच्छी नौकरी कराना चाहते हैं, बाहर चला गया। अब वो बाहर चला गया। आप छोड़ के अपना गांव शहर आ गए, आपने भी अपने माँ बाप को वहां छोड़ा, आप शहर आ गए। अब बच्चा आपकी नौकरी कर रहा है तो वो आपको छोड़ के कहीं बाहर चला गया है। बिल्कुल वही परिस्थितियां हैं, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। हमको लग रहा है कि नहीं चेंज हो गया, बस पता नहीं चलता था, क्योंकि जब हम माता पिता को छोड़ के गांव से शहर आए थे तब वहां पर 8-10 इतने बच्चे थे कि उनको भी एहसास नहीं हुआ, हमको भी एहसास नहीं हुआ। हम भी सेफ थे कि यार वहां पे इतने लोग हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, और परिस्थितियां आज भी वही हैं। आज बच्चा बाहर चला गया है, आज अकेलापन हम लोग को लग रहा है कि हम अकेले हैं। अब आने वाले दिनों में ओल्ड एज होम जरूरत है। बिल्कुल है। आपने 5 साल चलाया है जी। सरकार से, अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चेंज करे कि जिससे लोगों के जीवन को जो अकेलापन है दूर हो सके, बुढ़ापे में उनको मदद मिल सके? देखिए, सरकार ने भी अपने ओल्ड एज होम्स खोले हुए हैं, और सरकार से हम लोग तो केवल यही कहना चाहेंगे कि आपने अपने खोले हुए हैं, लेकिन उनका एक सेट पैटर्न होता है। और सरकारी केवल ओल्ड एज होम नहीं, सरकारी किसी भी चीज का उनका इतना सेट पैटर्न होता है, और वो उससे हटना नहीं चाहते हैं। अधिकारी भी नहीं हटना चाहते हैं, चलाने वाले लोग भी नहीं हटना चाहते। उनको क्या है, नहीं हमारी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। और जहां तक ओल्ड एज होम का संबंध है, वहां पर गाइडलाइंस नहीं चल पाती है, क्योंकि जो 40 साल से 50 साल से अपनी एक आदतों के हिसाब से रहता आया है, अब आप उसको 90 साल की उम्र में, तो हमारे जैसे ओल्ड एज होम में जो माता जी हैं वो 93 वर्ष की हैं, अब हम उनके सामने नियम फॉलो करा देंगे, नहीं सुबह 8 बजे ही नाश्ता मिलेगा और 9 बजे का नाश्ता मिलेगा नहीं, तो नहीं संभव है। वो संभव नहीं है, क्योंकि वो रात में 2-3 बजे तो उनको नींद आती है, तो रात सुबह 11 बजे तक तो सो के उठ पाती हैं। तो उस हिसाब से हमको चीजें डेवलप करनी है। तो सरकार से केवल यही गुजारिश है कि जो भी यदि प्राइवेट चल रहे हैं तो उनकी भी सुने, उनको आप बाकी कोई सपोर्ट ना करें, उनको एक बिल्डिंग का ही सही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा, जैसे हम लोग के लिए भी चुनौती है, हम लोग के लिए बिल्डिंग का किराया निकालना। एक यदि आप बिल्डिंग का सपोर्ट कर दें तो बहुत स्मूथली काम, क्योंकि डोनर्स जो आते हैं वो सामान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग कोई नहीं बनवा, जब आप बिल्डिंग बनवा नहीं पाते हैं, और जब आपसे वो पूछें कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, तो आपने बता दिया हमको राशन की चाहिए, हमको और भी चीजें चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको ये बताया कि सर हमारा किराया भी इतना जाता है, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, तो दिमाग डोनर को दिमाग में आने लगता है कि यार पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओ की इमेज बहुत खराब है, कैश चाहिए इनको, समाज में एनजीओ की इमेज बहुत खराब है। तो बस वहीं से उनके दिमाग में आने लगता है। अब भाई जब चीजें चल रही हैं तो कैश तो हर चीज में चाहिए, हमको किराए के लिए भी चाहिए, केयर टेकर के लिए भी चाहिए, दूध वाले को भी चाहिए, सब्जी वाले को भी चाहिए। केवल राशन से ही तो ओल्ड एज होम नहीं चलेगा, या कोई भी चीज नहीं चलेगी। बजट तो पैसा तो हर जगह चाहिए। अब अगर हम इसमें तरह की बात करें तो हर महीने लगभग 52 से 55 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी से कहो कि भाई आप हमको 5,000 रुपए दे दो, तो वो राशन आपको 10,000 का दे देगा,
नहीं, आपने उससे कहा कि आप हमको 5,000 रुपये दे दीजिए, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उनको लगेगा इनका कैश चाहिए, कैश पे है, जबकि जरूरत कैश की ज्यादा होती है। तो सरकार से यही है कि यदि कोई चला रहा है और इतना लंबा एक्सपीरियंस यदि किसी, स्टार्टिंग में आप किसी को ना दें, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं वो किससे चला पाए या ना चला पाए वो, लेकिन यदि किसी ने चला लिया है, उसके पास अपना 2-3-4 साल का यदि एक बैकग्राउंड है चलाने का, तो उसको आप एक बिल्डिंग मुहैया करा दीजिए ताकि उसका एक वो बड़ा खर्चा जो है वो बच जाए बस। लखनऊ में कैसे ओल्ड एज होम हैं? एक तो जैसे आप एक मिडिल एज उसका ग्रुप का है, कुछ हाई ग्रुप के भी हैं जहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे लेके अच्छे तरीके से या रूम दे के होटल ऐसी सुविधाएं, होटल पैटर्न पे है। तीसरा एक लोअर लेवल पे है जहाँ सरकारी व्यवस्थाएं हैं, डॉर्मेट्री में लोग रह रहे हैं। आपने इतना देखा है, क्या लगता है कि और कौन सा मॉडल आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मॉडल हमको लगता है कि दोनों ही साथ में चलाए जाएं। थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, हमारे सामने भी चुनौती आई है, और वो चुनौती इस रूप में आई है कि हम लोगों का खाना एक ही बनता है, जो पे कर रहा है वो भी वही खा रहा है, जो नहीं पे कर रहा है वो भी वही खा रहा है। तो जो पे कर रहे हैं उनके दिमाग में कभी कभी ये चीज आने लगती है, भाई मैं पैसा देता हूँ, वो तो पैसा नहीं देता है, उसको वो क्यों, तो उनको भी वही सारी चीजें क्यों। उनको यही प्यार से समझाया जाता है कि भाई भगवान ने यदि आपको कैपेबल बनाया है, तो आपके उस खर्चे से यदि किसी और को भी थोड़ा सा मिल जा रहा है, तो फिर वो लोग समझ जाते हैं इन चीज़ों को कि भाई अगर आपकी किसी की पेंशन आ रही है, आपके पेंशन से आप अपना खर्चा चला रहे हो, उसी से राशन हया का आ रहा है, उसी खाने से यदि दूसरे का भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साथ पैटर्न वाले में थोड़ा सा आसानी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है देने के लायक स्थिति में, और उनको मजबूरी में डॉर्मेट्री में रहना पड़ रहा है या सरकारी वालों में रहना पड़ रहा है, जबकि उनकी पारिवारिक यदि हम लोग वो देखें तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको सरकारी में रहना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा बेहतर चाहते हैं रहना, लेकिन उनको बेहतर नहीं मिल पा रहा है, उनको मजबूरी में वहां रहना पड़ रहा है। और सरकारी वाले में उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि हमको उससे ऊपर उठना ही नहीं है, हमको उसको एक रोल मॉडल बनाना ही नहीं है। कहने में को कोई हर्ज नहीं है, 1-1 करोड़ की ग्रांट बहुत बड़ी ग्रांट होती है एक साल में। यदि एक साल में 1 करोड़ रुपया किसी सरकारी ओल्ड एज होम को मिल रहा है, हम जैसों को तो हम तो कहते हैं 50 साल मिल जाए, हम उसको एक रोल मॉडल बना देंगे कि एक साल में 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। और उसके बाद भी यदि वहां पर दवाइयां लोगों को जाकर डोनेट करनी पड़ रही हो कि वहां पर दवाई नहीं है, लोगों को वहां पर जाकर मोजे डोनेट करने पड़ रहे हैं, वहां पर लोगों को जाकर मफलर डोनेट करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो चल रहे हैं उनका प्रॉपर ऑडिट, कि भाई फिर पैसा जा कहां रहा है, और जो चला रहे हैं उनको आप थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। समाज को क्या आप चाहते हैं कि कैसे वो अपना माइंडसेट बदले? देखिए, माइंडसेट बदला भी है और धीरे धीरे बदलेगा। ओल्ड एज होम आपकी सुविधा के लिए है, इस प्रकार से आपके बच्चे की नौकरी लगी, उसको कहीं अच्छी जगह पर जॉब की, आपने साल जिंदगी भर मेहनत इसीलिए की थी उसकी अच्छी जॉब लगे, अब वो बेंगलोर चला गया या कहीं भी चला गया और अब वो वहां पे जाकर रह रहा है 18वें फ्लोर पे, वो आपको लेके चलना भी चाहता है, आप गए भी वहां पर, आप 1 महीने 2 महीने रहे, फिर आपको एक अकेलापन लगने लगा कि यार अब बहू भी वही उसी हिसाब से आई होगी, दोनों लोग तो जॉब पे चले गए, अब आप 18वें फ्लोर पर अकेले हैं। कुछ दिनों में आपके दिमाग में आने लगता है कि अरे इससे अच्छा तो मैं अपनी पुरानी जगह पर था, कम से कम मेरे अपने जानने वाले लोग तो थे, तो आप अपनी पुरानी जगह पर लौट आए। अब समाज का डर, क्योंकि समाज ने एक डर बैठाया हुआ है कि ओल्ड एज होम तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड एज होम में तो वो लोग रहते हैं जिनको घर से निकाल दिया गया होता है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग अपने एरिया में देखते हैं जानकीपुरम और गोमती नगर दोनों का विस्तार, यानी गोमती नगर विस्तार और जानकीपुरम विस्तार में बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं कि घर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। क्यों? क्योंकि वो लोग भी रेकी किए हुए रहते हैं, कौन अकेला रह रहा है, इस घर में केवल काम वाली इतने बजे आती है, दूध वाला इतने बजे आता है, बाकी पूरा टाइम ये घर अकेला रहता है, उनके घर में कोई नहीं है। वो लोग आते हैं, अपना जो भी उनको किया मारा करके अपना करके वो लोग लूटपाट करके चले गए, बहुत घटनाएं आपको देखने में मिलती हैं। तो इस लिहाज से अब देखिए, ना तो वहां पर उसमें बच्चे की गलती है, बच्चा तो रखना चाहता है अपने साथ, हम खुद वापस आ गए हैं क्योंकि हमको अपने लोकेलिटी में रहना था, हम अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे। उस ऑप्शन में सबसे बेटर जो है वो है आपका ओल्ड एज होम, कि आप आ गए शहर में, आपको अपने शहर में रहना है, आप अपना मकान बेचना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको किराए पर उठा दीजिए। आप एक ऑलरेडी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तो आप एक तो इस प्रकार की गुंडागर्दी और अराजक तत्वों से सेफ हैं, दूसरा आप सेफ हैं
मेडिकली, हाँ, हेल्थ वाइज। अब मान लीजिए कि 75 साल के कोई दंपत्ति है, 75 साल और 70 साल की। अब रात में यदि 2 बजे किसी की डेथ हुई, या डेथ में यदि किसी की बीमारी हुई, कौन किसको देखेगा? और कोरोना में हम लोग देख चुके हैं कि पड़ोसी तक तो आने को तैयार नहीं था। उस स्थिति में यदि आप किसी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं तो वहां पर तो वो उनको रखने का पर्पस ही है कि हम आपकी देखरेख करेंगे। वो आपको रात में 2 बजे भी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, इतने लोग हैं, आपकी देखरेख प्रॉपर हो जाएगी। तो यही कि ओल्ड एज होम को बुरे दिमाग से, बुरे सोच से ना देखकर इस रूप में देखा जाए कि वो आपके सपोर्ट के लिए है, और बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं। बच्चों को समझ में आ रही है चीज, तो इसलिए बच्चे अब खुद कहते हैं, और पेरेंट्स को भी धीरे धीरे अब जो है वर्ग वो समझ रहा है कि भाई हमको मालूम है बच्चे हमारे बाहर निकल गए हैं, और 8-10 साल बाद, 5 साल बाद हमको भी किसी ओल्ड एज होम में ही जाना है। तो हमने तो अभी से अपनी जगह बुक करा ली है, कुछ ने तो बाहर में जगह बुक करा ली। वो आगे बताते हैं यहाँ कि हमने नोएडा में, हमने दिल्ली में, वहां पे ओल्ड एज होम में अपनी जगह बुक करा ली है कि हम वहीं पर आके रहेंगे। तो आगे वाले टाइम में एक ओल्ड एज होम ना रहकर एक एसेंशियल चीज होने वाली है। और फिर दूसरा बात, आपको माहौल मिलता है। अब घर में वही 2 लोग 75 साल और 70 साल वाले अकेले बैठे हो, टीवी देख रहे हो, यहाँ पर साथ में आप लोग बैठे हुए हो, बीच बीच में पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आपका टाइम कट रहा है, बर्थडे से सेलिब्रेट हो रही है, मैरिज एनिवर्सरी से सेलिब्रेट हो रही है। हम लोग अपने यहाँ करें कि देखें तो यहाँ तो अर्चना इसकी डायरेक्टिंग हो, तो पूरा फिर एक एक चीज, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो यहीं पे सेलिब्रेट होती है। तो फिर वो पूरा माहौल एक पारिवारिक आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है ओल्ड एज होम। हमको अपना दिमाग सेट करना है कि ये बच्चे निकालते नहीं है, परिस्थितियां आज की तारीख में हैं, तो हम लोग उस हिसाब से अब ढल लें, और एक एसेंशियल चीज हो चुकी है ये। आखिरी सवाल, आपको अपना संतोष क्या मिला इस ओल्ड एज होम स्नेहधरा को खोल के? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक ने पूछा, उनका भी ये था, मतलब कि जनरली क्या होता है ना, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कोई भी चीज खोलने के पीछे फाइनेंशियली वो चेहरे के हाव से लग जाता है। क्योंकि उनका जो सवाल था ये था कि आपको मिला क्या ये खोल के, आपको क्या मिलता है ये खोल के? तो हमने कहा कि यदि आप इकोनॉमिकली पूछ रहे हो तो कभी सोचा ही नहीं था। अगर सोचा होता तो हम अपनी अर्चना अपने गहने गिरवी रखे इसको नहीं खोलती। सेवा भाव से ही खोला गया था। ईश्वर की कृपा से अब इतना है कि हाँ, मंथली चीजें पिछले 2-3 महीनों से सेटल हो गई हैं कि निकलने लगी हैं, नहीं तो आज तक नहीं निकल पाई। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मंथली चीजें यहाँ की निकल पाई हो, हमेशा अपनी जेब से ही हम लोगों का रुपया लगा। उसके लिए हम लोगों ने कुछ मेंबर्स भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीने की मेंबर्स भी बनाए हुए हैं। तो जो मिला वो केवल ये मिला, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आई, कब निकल गई पता नहीं चला। जो शायद अब चीजें लोग बताते हैं कि अब कहानियों में से हम लोग के जो पहले कोर्स हुआ करता था ना, मॉरल स्टोरीज, अब वो सब चीजें गायब होती चली जा रही हैं। तो उसमें हमेशा ये कहा गया, बताया गया कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत फलता है। हम लोगों ने देखा अर्चना का एक्सीडेंट हुआ, जो लोग जानते हैं उन्होंने देखा एक्सीडेंट कितना भयानक एक्सीडेंट था हनुमान सेतु के पास। अर्चना के करंट लगा, हमारा एक्सीडेंट हुआ, विकट से विकट परिस्थितियां आई, लेकिन वो कब आई और कब चली गई कुछ नहीं मालूम पड़ा। और केवल एक ही चीज कि इन लोगों का जो आशीर्वाद, सुबह उठते ही सबसे पहले चेहरा, जैसे हमारा भी आजकल एक्सीडेंट हुआ है, जैसे हम नीचे उतर के आते हैं कैसा पैर है, मीन्स राम राम बाद में होती है, पहला सवाल हमसे यही पूछा जाता है दिखाया क्यों नहीं डॉक्टर को अभी तक। तो ये जो प्यार और आशीर्वाद है वो बहुत फलता है। तो यदि देखने में इस रूप में देखा जाए कि क्या मिला, तो ये आशीर्वाद मिला। पापा मम्मी एक्सपायर हुए 2019 में, मम्मी एक्सपायर हुई 2020 में, पापा एक्सपायर हुए, लेकिन कभी इस चीज का कमी महसूस नहीं हुई। हमारा जन्मदिन पे मम्मी हमारे टीका करती थी और माला पहनाती थी, उनको हमेशा से रहा है कि टीका करेंगी और माला पहनाएंगी। तो इस बार का बर्थडे पे हुआ कि कौन, तो मैं एक बात आई है 5 साल से रह रही हैं, उन्होंने कहा मैं हूं ना, मैं करूंगी, और उन्होंने ही टीका किया। बच्चे के वही टीका करती हैं, अर्चना को सरगी वही देती हैं। तो मीन जितनी भी चीजें हैं वो इतना एक आशीर्वाद और प्यार मिला है, सबसे बड़ी जो चीज है वो है। तो ये है कि बुजुर्गों की सेवा करिए और आपको प्यार आशीर्वाद मिलेगा। स्नेहधरा का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको कोई मदद करनी हो, यहाँ आना हो तो आइए, आपका स्वागत है। अर्चना जी और अमित दोनों यहाँ मिलेंगे आपको, और आप जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने लंबे समय तक सुना, शुक्रिया।